चलिए देखिए शुरू कर रहे हैं हम लोग थियरीज ऑफ एवोल्यूशन। आप एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, उसकी अब हम लोग आ गए हैं थियरीज के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने जो बात करी थी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की बात कर ली थी, और इसके साथ साथ हमने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में भी बात कर ली थी। थियरीज में हम लोग 4 थियरीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली थियरी है लैमार्किज्म। पहली थियरी किसकी है? लैमार्किज्म। दूसरी डार्विनिज्म, तीसरी ह्यूगो ड्यूब्लिंग्स की, और चौथी मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी सिंथेटिक थियरी। लैमार्किज्म, जो लैमार्क थे उन्होंने सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में कुछ बातें बताना शुरू करी और अपनी सारी बातों को एक किताब में लिख दिया जिसका नाम था फिलोसॉफी जूलॉजी। और लैमार्क कॉइन्ड द टर्म इनवर्टिब्रेट्स एंड एनिमेटा, ये भी याद रखिएगा। एंड द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लैमार्क एंड प्रेवेरेनस, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये थियरी देने वाले हैं एनसीईआरटी में नहीं है, इनकी है एनसीईआरटी में नहीं है ना ये। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, हम सारी डिटेल्स में बात करेंगे सारी बातें। लैमार्क ने अपनी जो पॉस्टुलेट्स कहे उनके 4 मेन पॉस्टुलेट्स थे, 4 मेन बातें वो कहना चाहते थे। वो 4 मेन बातें कह रहे थे, उसमें इन्होंने पहली बात करी कि एवोल्यूशन जब होता है तो एवोल्यूशन में एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। वाइटल का मतलब है आपके अंदर ही है, और इंटरनली अपने आप से हो रहा है, भगवान की तरफ से आपको एक ताकत मिली हुई है। ऑल लिविंग थिंग्स एंड अदर कंपोनेंट पार्ट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। आप छोटे से बड़े हो जाते हो, इंटरनल पार्ट्स बड़े हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एक इंटरनल वाइटल फोर्स है। पहली बात उन्होंने कही। दूसरी उन्होंने कहा इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। जो आपके पार्ट्स बढ़ रहे हैं वो न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे और उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा, यानी कि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी नीड होगी और उसी हिसाब से आपके ये चीजें ढलेंगी। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अ चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट में जैसा चेंज होगा उसी तरीके से आपके ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आएगा। इट गिव राइज टू न्यू नीड्स, और इसकी वजह से आपको नई नीड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ठंड बढ़ गई, जब ठंड बढ़ गई तो आपकी नीड क्या है? अब हमें उस ठंड से बचना है, यानी गर्म कपड़े आपकी नीड बन गए। तो एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएंगे, और न्यू नीड्स और डिजायर्स प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स एंड चेंज हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो स्ट्रक्चर्स और उनके हैबिट्स बदल जाएंगे। जैसे आपने देखा ठंड में छिपकलियां गायब हो जाती हैं, दिखती है कहीं? नहीं दिखती। ठंड में वो छुप जाती हैं, है ना? तो ठंड में छिपकलियां छुप रही हैं, यानी कि उन्होंने अपना हैबिटाट बदल दिया और उस जगह चली गई जहां थोड़ी गर्मी रहती है। और डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर्स इज कॉल्ड एपिटेंसी। ठीक, जो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं हम? एपिटेंसी। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अगला स्टेप आया आपका। अगला स्टेप क्या है? यूज एंड डिसयूज। पहली बात इन्होंने कह दी कि भाई इंटरनल वाइटल फोर्स था। दूसरा कह रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से हमारी नई नीड्स डेवलप हो रही हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जैसे एनवायरनमेंट में आप जैसे यूज करेंगे अपने ऑर्गन्स को या उनका यूज नहीं करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे। इसके ऊपर अभी हम सारी बातें करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे, लेकिन अभी बस 4 मेन बातें इनकी बता देते हैं। इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड इट वुड बी ए बेटर डेवलप। कैसा होगा? वो बेटर डेवलप हो जाएगा। अगर किसी चीज का आप लगातार यूज कर रहे हैं, जैसे दिमाग है, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, कम यूज करोगे बिल्कुल नया ताजा बना रहेगा। ठीक है। वेयर डिसयूज ऑफ ऑर्गन रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे। एवोल्यूशन के कोर्स में बता रहे हैं हम एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन टर्म्स से एवोल्यूशन बनेगा। ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन को नहीं बना सकती क्योंकि ऑर्गेनिज्म मर जाएगा इंडिविजुअली। एवोल्यूशन के लिए आपको चाहिए है एक पॉपुलेशन। अब आपने यूज और डिसयूज के थ्रू आपने एक कैरेक्टर डेवलप कर लिया, और इनहेरिटेंस अब होगा उसी एक्वायर्ड कैरेक्टर का। जो आपने एक्वायर कर लिया है कैरेक्टर, उसका क्या होगा? इनहेरिटेंस होगा, यानी कि एक से दूसरी जनरेशन में वो जाएगा। व्हाटएवर द इंडिविजुअल एक्वायर्स, जो कुछ भी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टर्स इन इट्स लाइफ ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, न्यू नीड्स
एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन दे आर इनहेरिटेड, ये क्या हो जाएंगे? इनहेरिटेड हो जाएंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे। कौन कह रहा है? लेमार्क कह रहा है। ठीक है, लेमार्क की थ्योरी की बात कर रहे हैं। लेमार्क ये कहते हैं कि साहब आपके अंदर कुछ वाइटल फोर्स रहता है जिसकी वजह से आपके ऑर्गन वगैरह बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट रहता है जिसकी वजह से हमें नई नीड्स आती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। तीसरी बात कही, अगर आपने ऑर्गन को डेवलप किया यानी एक्वायर करे हैं कैरेक्टर्स, तो आपके कैरेक्टर्स जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो एक्वायर कर रहे हो, और वो जो एक्वायर कर रहे हो उन्हीं का क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर्स पास ऑन हो जाएंगे। यानी कि अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसे जिराफ जो थे भाई साहब बहुत बढ़िया थे। पहले जिराफ कैसे हुआ करते थे? छोटी गर्दन वाले, बकरियों जैसे जिराफ हुआ करते थे, है ना? छोटी गर्दन वाले जिराफ हुआ करते थे पहले। फिर क्या हुआ? उनके लिम्स भी बढ़िया थे, छोटे छोटे थे। फिर क्या हुआ? ड्रॉट आया, सूखा पड़ा, अचानक से सब चीजें खत्म हो गई नीचे की घास फूस। तो क्या हुआ? उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों की तरफ अपनी गर्दन को उचका के खाना शुरू किया, और इसी तरह से ये जो गर्दन लंबी करी इन्होंने, ये अगली जनरेशन में भी आएगी, एक्वायर करा ना ये कैरेक्टर। एनवायरनमेंट की नीड थी कि भाई ये क्या है, गर्दन को लंबा करना पड़ेगा और आगे वाली टांगों को भी खींच खींच के लंबा करेंगे, तो आगे वाली टांगे और गर्दन धीरे धीरे लंबी हुई। यही अगले जनरेशन में इनहेरिटेड हुआ, वही अगली जनरेशन में इनहेरिट हुआ। इस तरह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई अकॉर्डिंग टू लेमार्क। ठीक है, ये लेमार्क ने कहा। ठीक, यही सारी बातें लिखी हुई पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में लिखी है, अंग्रेजी हमसे ना पढ़वाइए। अगला आता है वेब्ड टोज ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स। एक्वाटिक बर्ड्स के टोज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये पंजा है, ये पंजा है। ये जो पंजा है एक ऐसा हो जाएगा, इसमें बीच बीच में एक जाल बन जाएगा। ठीक है, ये जाल रहता है, वेब हो गया। क्यों ये मेम्ब्रेन बन रही है? आपने देखा होगा बतख के उसके जो पैर होते हैं उसमें ये आपको मेम्ब्रेन मिलती है। तो ये वेब क्यों मिल रहा है? वेब टोज एक्वाटिक बर्ड्स का, जितनी भी एक्वाटिक बर्ड्स हैं उनमें ये वेब टोज क्यों मिल रहा है? क्योंकि माहौल पानी का था, एनवायरनमेंट का क्या था, जरूरत थी, नीड थी। तो उन्होंने क्या करा, उस नीड को पूरा करने के लिए ये एक्वायर कर लिया कैरेक्टर, और जब वो कैरेक्टर एक्वायर हो गया तो वही इनहेरिट हो जाएगा अगले जनरेशन में, अगली जनरेशन में चला गया। तो इस तरह से आपको ये मिल रहा है। इसके अलावा क्या होता है? डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक भाई साहब जो है आपने देखा होगा रेंग के चलते हैं बेचारे, लेकिन पहले ये कैसे थे? सांप पहले बाकायदा 4 पैरों पे दौड़ते थे, उनके भी कैरेक्टर दिखते भी हैं, वो हाँ, डेवलप नहीं होते हैं। हाँ, तो क्या हुआ फिर? उनको सांप को खाता कौन है? चील। अब चील आ रही है सांप का शिकार करने के लिए, उसको छुपना था, जल्दी से भागा, और भागा वो झाड़ियों में छुपने के लिए। जब भागा तो उसके पैर फंस गए। जब वो पैर फंस जाएंगे तो उसको दिक्कत हुई। उसने कहा अब हम आगे से जब भागेंगे तो पैरों का यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके चले जाएंगे। तो जब क्रॉल करके गया अंदर तो उसने पैरों का यूज कम कर दिया, और पैरों का यूज कम करते करते डिसअपीयरेंस हो गया, यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात आ गई। जिराफ ने गर्दन का यूज और अगले पैरों का यूज किया, उसके बड़े हो गए। सांप ने पैरों का यूज नहीं किया, उसके गायब हो गए। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, समझ में आई बात या नहीं? तो ये चीज हुई। ऐसे ही आया एक और फ्लाइटलेस बर्ड्स। आपने देखा होगा कभी ऑस्ट्रिच को उड़ते देखा? नहीं। ईमू को देखा? कीवी को देखा? ये नहीं उड़ती, बेचारे बर्ड्स हैं, लेकिन कहे साहब हम अपना काम कर रहे हैं। कीवी तो बेचारे और वो फ्लिपर्स बन गए, हम अपना काम कर रहे हैं, हम नहीं उड़ेंगे। क्यों नहीं उड़ेंगे? क्या सब खाना यही है, सब मौजूद, हम क्यों उड़े? जब खाना चाहिए था, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना था, समुद्र बीच में था, तो हमने उड़ने की हैबिट डेवलप करी थी। लेकिन जब हमें खाना यही अवेलेबल होने लगा तो हम उड़े क्यों? भले ही हमारे पर डेवलप हो चुके थे, लेकिन अब हमें खाना मिलने लगा है, अब हमने उड़ने की आदत को छोड़ दिया, बेचारे फ्लाइटलेस हो गए। बर्ड तो है लेकिन उड़ेंगे नहीं, फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो ये क्या हुआ? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। केव डवेलर्स, जो केव डवेलर्स होते हैं, केव डवेलर्स यानी कि गुफाओं में रहने वाले, उनकी आंखें जो होती हैं अंधेरे में ही पले बड़े बेचारे, बचपन से लेकर आखिर तक देख ही नहीं पाते, उनका विजन जो है वो नहीं होता है, वो नहीं देख पाते। ठीक है, ऐसे ही जो जमीन के अंदर
बहुत नीचे जब चले जाएंगे, जब सूरज की रोशनी जहां नहीं जाती है, वहां जो जानवर है उनकी भी आंखें इतनी डेवलप नहीं होती। क्यों होंगी भाई? एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात हो रही है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। उन्होंने एक्वायर कर लिया कि यार हमें अंधेरे में रहना, अपनी जिंदगी अंधेरे में ही है, उनकी जिंदगी में रंग आया ही। समझ में आ गई बात? इस तरह से लैमार्क के दो मेन फीचर आ गए, दो मेन बातें पकड़िए। लैमार्क के जो दो की कॉन्सेप्ट हैं, क्या? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये मेन दो बातें पकड़ लीजिए आप लैमार्क की। वैसे तो 4 मेन पॉइंट थे, लेकिन यहां 2 बातें आ रही हैं। 4 पॉइंट में यही 2 हैं जो ये 2 की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्रिटिसिज्म। भाई साहब, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, और वो करते हैं क्रिटिसिज्म कि तुम्हारे बचपन की क्या बात है, बचपन तो हमारा हुआ करता था, है ना। तो वही बात है कि इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, लैमार्क के अगेंस्ट में कुछ साइंटिस्ट आ गए, और जैसे मेंडल के लॉ थे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वीजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, ये इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को। मेंडल कहते हैं साहब आपको पता है, हम बता चुके हैं आपको, जीन्स की बात होती है, जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, हाँ। और म्यूटेशन की वजह से ये जीन्स भी चेंज हो सकते हैं। सिर्फ चेंज होंगे तो किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से चेंज होते हैं। ये क्या बातें बोल रहा है? ये तो कह रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर कहीं भी ऐसा नहीं कि तुम कंप्यूटर चलाना सीख गए तो अगले बच्चे तुम्हारे जो होंगे वो कंप्यूटर चलाना जानते होंगे, एआई उनके अंदर पहले से इनबिल्ट होएगा, ऐसा नहीं। ये गलत बातें बोल रहा है। ये किसने कहा? मेंडल। वीजमैन आए, कहने लगे देखिए साहब, हम आपको बताते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म का मतलब होता है, कहते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरीके के प्लाज्म हैं। एक होता है सोमैटोप्लाज्म और दूसरा होता है जर्मप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म और दूसरा जर्मप्लाज्म। तो एक सोमैटोप्लाज्म हो गया, दूसरा जर्मप्लाज्म हो गया। सोमैटोप्लाज्म जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, अगर उसमें म्यूटेशन होगा तो वो पास ऑन नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन में। सिर्फ जर्मप्लाज्म ही जो गैमीट्स बनाएगा, उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसे हम जर्मप्लाज्म कहते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। तो अगर सिर्फ जर्मप्लाज्म ही जा रहा है तो कंटिन्यूटी किसकी है? जर्मप्लाज्म की, ना कि सोमैटोप्लाज्म की। वो कह रहा है कि साहब तुम धूप में टहले थे इसलिए तुम्हारा रंग काला पड़ गया। धूप में ना टहला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, पड़ गया तो क्या आप तुम्हारे बच्चों का भी रंग काला हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तुम्हारे सोमैटिक सेल्स में चेंज आया है, ये तुम्हारे जर्म सेल में नहीं। बच्चे फिर से वैसे ही तुम्हारे जैसे होंगे जैसे तुम पहले थी, गोरे। समझ में आई बात या नहीं? तो जर्मप्लाज्म की क्या हो रही है? कंटिन्यूटी हो रही है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ जर्मप्लाज्म जाता है। तो जो कैरेक्टर आपने सोमैटोप्लाज्म में डेवलप कर लिए हैं वो इनहेरिटेंस नहीं होगा उन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का। समझ में आई बात या नहीं? इस वजह से बेचारे की ये थ्योरी हो गई बेकार। लैमार्क अंकल लगभग 10 साल तक चले, उसके बाद इन्हें फेल करने के लिए अगली थ्योरीज आ रही हैं। पहले इनकी बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म की। हमने आपको बता दिया सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म होता है। इन्होंने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करा। इन्होंने लगभग 21 या 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, कुछ नहीं हुआ। चूहा था, पैदा हुआ, पूंछ काट दी। अब वो बेचारा पूरा लाइफ उसने जिया ऐसे ही। उसके जो बच्चे हुए उनको पूंछ काट दी, फिर उनकी लाइफ जी उन्होंने, वो काट दी। हर बार पूंछ काटते चले गए, लगभग कितनी जनरेशन? 21 जनरेशन तक। तो 22वीं जनरेशन में फिर से चूहे की पूंछ आ ही गई। तो इसका मतलब क्या है? जब 22 जनरेशन मतलब पीछे की इतनी जनरेशन हो गई, पूंछ का यूज नहीं हुआ, फिर भी आ रही है। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा चेंज था? ये सोमैटिक चेंज था। ये जर्मप्लाज्म चेंज नहीं हुआ ही नहीं, इसी वजह से तो ये हुआ। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थी। बोरिंग ऑफ पिना, लड़कियों के कान छिलते हैं बढ़िया से, है ना? बोरिंग होती है पिना की। लेकिन क्या होता है, क्या जो बच्ची नई पैदा होती है उसके कान छिदे हुए आते हैं दुनिया में? नहीं आते हैं। तो कह रहे साहब तुम कैसी बात कर रहे हो? एक्वायर कर लिया था उसने ये तो चीजें, लेकिन क्या एक्वायर कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हुआ? नहीं हुआ। जबकि लैमार्क कह रहे थे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तीसरी चीज, रेसलर्स जो होते हैं, बैटिस्टा, जॉन सीना, ट्रिपल एच, इनकी जो मसल्स हैं बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रांग है। तो क्या इनके बच्चों की मसल्स क्या पहले से ही बच्चा आया उसने अपने बाप को पटक दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना? तो क्या हो रहा है?
ये कह रहा है कि साहब आप तो कह रहे थे एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो जाएगा, उन्होंने तो एक्वायर कर लिया अपनी मसल्स को, इतना बिल्डअप कर लिया है बढ़िया, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आता है। ठीक, यूरोपियन लेडीज वियर टाइट वेस्ट गारमेंट, समझिए आप, यूरोपियन लेडी जो है वो अपने टाइट वेस्ट गारमेंट्स वियर करती हैं ताकि उनके शेप बिल्कुल मेंटेन रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता उनके बच्चों के साथ। वो अगर चिप्स के पैकेट ज्यादा कंज्यूम करेंगी, ज्यादा फैट खाएंगी, तो उनका शेप बिगड़ जाएगा बॉडी का। तो क्या वो तो एक्वायर कर सकते थे, वो तो इनहेरिटेंस होना चाहिए था, नहीं हुआ। ऐसे ही चाइना में लड़कियां जो होती हैं वो जूते पहनती लगभग बिल्कुल मेटल्स के, लोहे के जैसे, क्यों? ताकि उनके पैर जो हैं वो ज्यादा बड़े ना हो। तो क्या उनके बच्चों को अगर बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा तो क्या पैर ऐसे ही छोटे रहेंगे? नहीं, वो बढ़ जाएंगे। तो भाई ये तो कैरेक्टर आ जाना चाहिए था, एक्वायर कर लिया था इन्होंने, इनहेरिटेंस में आना चाहिए था, नहीं आया। यानी कि ये सारी चीजें अपवाद है। एक होता है भाई मुस्लिम्स और ज्यूस में सर्कमसिजन, पेनिस के जो टिप होती है जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं, और वो मेम्ब्रेन जो है वो कट कर दी जाती है, इसे खतना बोल रहे हैं, सर्कमसिजन बोल रहे हैं मुस्लिम्स में। लेकिन क्या अब मुस्लिम्स के जो बच्चे या ज्यूस के जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं इसके साथ में पैदा हो रहे हैं? नहीं, वो तो रिचुअल ही है, हर बार कराना ही पड़ रहा है उनको। तो क्यों कराना पड़ रहा है भाई अगर ये चीजें ऐसी थी? ऐसे डल प्रोजेनी ऑफ नोबेल प्राइज विनर, भाई साहब को नोबेल प्राइज मिल गया, कह रहे साहब हम तो नोबेल प्राइज वाले, लेकिन उनके बच्चे कैसे है? बौड़म तुम्हारे जैसे। ठीक, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है किसका? एक्वायर्ड कैरेक्टर का। ठीक है, डार्विन आ जाते हैं इसके बाद। देखिए ये सारी चीजें इनके अगेंस्ट में चली गई, अगली थियरी लेके आए। डार्विन कहने लगे वो सब बेवकूफों की बातें कर रहा था, तुम हमारी बात सुनो, हम बताएं तुमको, देखो कैसे होता। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इवोल्यूशन के लिए साहब नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। और द थ्योरी पुट फॉरवर्ड अलोंग विद एल्फ्रेड रसेल वेलेस के साथ में ये एक थ्योरी उन्होंने दी है। डार्विन ने जो बुक लिखी थी जो आज भी बड़ी मशहूर है और इसको खूब लोग पढ़ते हैं, उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, पूरा नाम इसका यही। इसके बाद इनको एक बढ़िया से और राइटर थे माल्थस, उनका एक ऐसे इनको मिला जब ये अपना घूम टहल के आए गैलापागोस आइलैंड से, जब ये वापस आए, गैलापागोस आइलैंड था, अभी सारी बातें करेंगे। गैलापागोस तो हो गया पीछे, वो बताया था गैलापागोस, अभी यहाँ पे फिर से हम बताएंगे। तो गैलापागोस आइलैंड से ये जब वापस आए तो इनको एक लेटर मिला, उस लेटर का नाम क्या था? एन एसे ऑन पॉपुलेशन। माल्थस साहब ने इनको भेजा था, तो ऐसा देख लेना, पढ़ लेना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि खाना जो होता है, खाना डबल नंबर, खाना अर्थमेटिकली बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। यानी कि खाना तो जो बढ़ेगा वो कैसे बढ़ रहा है? खाना बढ़ रहा है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरीके से। लेकिन पॉपुलेशन आज एक है, कल दो हुए, परसों 4 हुए, फिर 8, फिर 4 की पावर 2, 16 की पावर 2, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। 256 आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक्सपोनेंशियली बढ़ना। 16 into 16 कितना होता है? सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब क्या हुआ? डार्विन जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए इससे, इन्होंने जो ये बात अभी कही कि साहब ये तो इससे क्या होगा? एक प्रतिस्पर्धा आ गई, यानी कि लड़ाइयां शुरू हो गई, कंपटीशन शुरू हो गया कि यार पॉपुलेशन तो तेजी से बढ़ रही लेकिन खाना उतनी तेज बढ़ नहीं रहा। तो जब खाना कम है यानी रिसोर्सेस कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, और एक ही रिसोर्स के लिए क्या करेगी फिर वो? कंपीट। तो कंपटीशन शुरू हो गया, और कंपटीशन में भाई साहब नुकसान दोनों का ही होता है। और नुकसान में क्या हुआ? पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई, यानी नेचुरली ये पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाती है। आप छोड़ दीजिए सबको, तुम्हें जितना रिप्रोडक्शन करना करो, लेकिन क्या होगा? एक टाइम आएगा जब उनके रिसोर्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। भाई इंडिया में 1951 से शुरू हो गई थी जागरूकता फैलाना कि भाई सब पॉपुलेशन को कम करो, पॉपुलेशन को कम करो। इंडिया पहला ऐसा कंट्री था, आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा।
कि जहां पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमारे दो सबसे पहले दुनिया में शुरुआत हुई वो इंडिया था। हमारे दो नहीं। लेकिन आज हम इंडिया में इतनी मेहनत कर चुके कि हमने पूरे वर्ल्ड को हरा दिया पॉपुलेशन में, ठीक है। और जब पूरे वर्ल्ड को हरा दिया तो क्या हुआ, अब आप देखिए, आज पहले एक परिवार में 10-10 लोग हुआ करते थे, आज एक परिवार में 2 ही बच्चे हैं उनके। अपने आप कंट्रोल हो रहा है, क्यों? रिसोर्सेस हो गए कम। अब जब रिसोर्सेस कम होने लगे तो अपने आप कंपटीशन शुरू हो गया, उन्होंने पॉपुलेशन को डाउन करना अपने आप शुरू कर दिया। ये अपने आप डिक्लाइन आ जाता है, नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर के लॉ है भाई ये, ठीक है। तो एक टाइम पे ये सारी चीजें अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं। फिलहाल डार्विन वॉज ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और इनका जन्म जो है वो 22 साल की उम्र के ऊपर 1831 में इनको वॉज अपॉइंटेड ऑन वर्ल्ड सर्वे शिप। वर्ल्ड के सर्वे की ऊपर मतलब जा रही थी एक शिप, उसका नाम क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शिप भेजी थी। असल में ये एक लड़ाई वाला जहाज था जिसका नाम था HMS बीगल। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है, ये जहाज छोटा हो गया है, इस पे तोपे ओपे कम आती हैं, लड़ाइयां चल रही ज्यादा, तो ऐसा है इसको लगा दो घूमने में। और अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट, भाई अलग अलग देशों को एक्सप्लोर करना था, उनके ऊपर लड़ाई करके विजय भी प्राप्त करना थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना ढेर सारा काम किया है तो उन्होंने क्या करा, अपने कुछ साइंटिस्ट को भी बुलाया, कहने लगे अगर तुम्हें जाना है, भाई पानी जा रहा है, वोएज है, जल यात्रा है, तुम्हें अगर कहीं जाना है एक्सपेरिमेंट करने, रिसर्च करने, तो तुम जा सकते हो। तो भाई ने कहा ठीक है मैं जाना चाहता हूं। तो 22 साल की उम्र के ऊपर 1831 में एक जहाज था जिसका नाम था HMS बीगल। इसके ऊपर ये अपनी शिप के ऊपर 5 साल की यात्रा को चले जाते हैं और वो जहां जाते हैं उसका नाम क्या है, डार्विन एक्सप्लोर्ड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स और ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन। और जिस जगह जाते थे वो उस जगह का नाम क्या था, गैलापागोस आइलैंड। उस जगह का नाम क्या है, गैलापागोस। गैलापागोस किस लिए उसका नाम पड़ा था, क्योंकि वहां बहुत पुराने टर्टॉइज मिल रहे थे, है ना। सर उसके बाद वो गए थे वहां की वो जगह बिल्कुल चेंज हो गई थी, वो टर्टॉइज की वजह से उसका नाम रख दिया गया था क्या, गैलापागोस आइलैंड। जैसे आपको लेमार्क की अभी थ्योरी बताई, उसमें 2 की कॉन्सेप्ट है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ऐसे ही इनके भी 2 मेन की कॉन्सेप्ट हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ये 2 की कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़िएगा कि इनके की कॉन्सेप्ट कौन से हैं, इसी के ऊपर सारी आपको कथाएं लिखना पड़ती हैं बोर्ड्स में। Branching descent explains the pattern of evolution and natural selection explains the mechanism of evolution. Branching descent क्या बताती है कि किस तरीके से पैटर्न है एवोल्यूशन का, यानी कि ये ब्रांच इधर जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो आगे पैटर्न क्या आएगा, ब्रांचिंग डिसेंट। और नेचुरल सिलेक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एवोल्यूशन होगा, कहां एवोल्यूशन जा रहा है ये पता चलेगा और किस तरीके से हो रहा है ये पता चलेगा। तो ब्रांचिंग डिसेंट बता रही है कहां जा रहा है और नेचुरल सिलेक्शन क्या बता रहा है, किस तरीके से जा रहा है, ठीक। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए साहब, ब्रांचिंग डिसेंट he said that the evolution is a branching process. With time, new life forms appear and these new life forms arises as branches from the previously existing life forms. टाइम के साथ साथ नई लाइफ फॉर्म्स निकलती रहती हैं और ये प्रीवियसली वाले के ब्रांचेस की तरह ये बढ़ती रहती हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? Hence, branching descent point towards the concept of common ancestry. तो ब्रांचिंग डिसेंट से हमें ये पता चला कि एट द एंड अगर पीछे की तरफ मिलाते जाएं तो कॉमन एंसेस्ट्री है, सब एक ही जगह से उत्पन्न हुआ, सबका मालिक एक ही है। समझ में आई बात या नहीं? और वी कैन से दैट ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब हुआ डिफरेंट स्पीशीज डिसेंडिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर गेट एडेप्टेड इन डिफरेंट हैबिट्स। जैसे डार्विन फिंचेस की बात हुई, डार्विन ने जो फिंचेस की बात करी थी, चिड़ियों की बात करी थी, कल हमने आपको बताया भी था डार्विन फिंचेस सीड ईटिंग बर्ड्स होती हैं और
अलग-अलग type बर्ड के हैं, होते हैं, हाँ। इंसेक्टिवोरस बर्ड्स Finches हैं, सबके- कैक्टस फीडिंग बर्ड्स हैं, तो उनकी बीक अलग अलग होती है। उन्हें हमने डार्विन फिंचेस कहा था। गैलापागोस आइलैंड के ऊपर उन्होंने वही की छोटी जगह पे छोटी नहीं बर्ड्स देखा। देखी थी जो एक मेन सीड ईटिंग बर्ड से ही अराइज होती है। अभी हम उसके बारे में बात कर लेंगे, थोड़ी सी दिखा देंगे अभी आपको। इसके बाद कहने लगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे डार्विन फिंचेस की बात करी, और ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियस का बताया था हमने। ऑस्ट्रेलियन रैल्म में मार्सुपियस, क्वाला, फ्लाइंग फैलेंजर्स, इस तरीके से बताया था। वो सब एक ही तरीके से, जो एक ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था मार्सुपियल, उससे ही सारे डराइव हुए थे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। मार्सुपियल यानी पाउच वाले एनिमल्स। नेचुरल सिलेक्शन, तो ब्रांचिंग डिसेंट तो समझ में आ गया। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? ही एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ यूजफुल वेरिएशंस बाय नेचर इज मेन mechanism of evolution to occur, which has already been discussed. अभी पीछे बात कर चुके हैं। क्या कहा? यूजफुल वेरिएशंस की बात करी कि वो जो यूजफुल वेरिएशंस थे, जो वेरिएशन आए, ब्रांचिंग डिसेंट में अलग अलग वेरिएशन आए, हर कोई अलग अलग तरीके से डेवलप हुआ, तो जो अलग अलग वेरिएशंस आए हैं वो क्या है? मेन मैकेनिज्म है एवोल्यूशन की। उसी की वजह से वेरिएशन ही मैकेनिज्म है। तो वो किसकी वजह से हुआ है? ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, it is a process in which the habitable variations enable better survival of the species to reproduce in large number। कि जो हेरिटेबल इनहेरिटेंस वेरिएशन है, जो हेरिटेबल है, कैसे एक से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, वो क्या है? वो बेटर सर्वाइवल के लिए, किसी स्पीशीज के बेटर सर्वाइवल के, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो ज्यादा सर्वाइव करेगी। जैसे कि मैंने आपको कोरोना के एग्जाम्पल में बताया भी था। कोरोना के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि कुछ लोग थे जिनको बिना वैक्सीन के ही वो सही हो रहे थे, और कुछ लोग थे जिन्हें वैक्सीन भी देना पड़ रही थी तब भी वो सही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि कुछ बेटर इम्यूनिटी वाले थे और कुछ लेस इम्यूनिटी वाले थे। जिनके अंदर ज्यादा इम्यूनिटी थी वो ज्यादा सर्वाइव कर गए और वो बच गए। तो क्या है? नेचर ने उसी को सेलेक्ट कर लिया। नेचर ने क्या करा? उसी को सेलेक्ट कर लिया, और जो नहीं रह पाए उस जगह पे, नेचर ने उसे हटा दिया। तो ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है ना। ये वेरिएशन ही तो थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंग्लैंड वाला आपको बताया था कि इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल आपको बताया था बेट्सन बेटिलेरिया का, कि जो पेपर्ड मॉथ था, व्हाइट मॉथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले सरवाइव कर रहे थे और ब्लैक मॉथ खत्म हो रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? ब्लैक मॉथ का नंबर बढ़ गया और व्हाइट वाला कम हो गया। ठीक, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो गई। ऐसे ही लॉन्ग नेक जिराफ, इन्होंने अब यहाँ जिराफ के बारे में बात करी कि साहब वो जो हमारा भाई था ना लेमार्क, वो पता नहीं क्या क्या बातें आपसे कर गया था कि साहब जो डेवलप करे, आपने एक्वायर करे कैरेक्टर, वही वाले आगे आएंगे। तो उसने कह दिया कि जिराफ जो थे वो पहले छोटी गर्दन वाले पे थे, उन्होंने खींच खींच के लंबी कर ली अपनी गर्दन। कैसा? वो गलत कह रहा था। फिर क्या हुआ था? असल में छोटी गर्दन और लंबी गर्दन, दोनों गर्दन वाले जिराफ पहले ही से मौजूद थे। नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जब ड्रॉट आई तो नेचर ने एक टेस्ट रख लिया, सूखा पड़ गया। अब सूखे में जो सरवाइव कर पाएगा वो नेचर ने सेलेक्ट किया, जो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो जो शॉर्ट नेक वाले थे वो खत्म हो गए, लॉन्ग नेक वाले सरवाइव करे। वही बात कह रहा है कि लॉन्ग नेक जिराफ सरवाइव इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। इसका कोई वो था इनके पास एविडेंस? एविडेंसेस की बात आगे आएगी, फॉसिल वगैरह थोड़ी बहुत बात देखी। जैसे उन्होंने एविडेंस की बात करी, एविडेंस उन्होंने भी दिए थे कि साहब आप कैसे कह सकते हो मेरी थ्योरी गलत है। भाई आप किसी बेसिस पे कहोगे, मैंने वो बात बताई, देखिए सांप के पहले पैर हुआ करते थे, क्योंकि सांप की पेल्विक गर्डल में छोटे से आपको एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं। तो ये पैरों के ही तो एक्सटेंशंस रिमेन्स हैं। तो सांप के पैर हुआ करते थे और अब नहीं होते। इसका मतलब क्या है? उन्होंने यूज और डिसयूज की बात आ गई, यहां से प्रूव हो गई इसकी बात। उन्होंने वेब टोज की बात करी कि भाई अब आपकी जो चिड़ियां हैं, चिड़ियों के तो पैरों में ये मेम्ब्रेन नहीं मिलती थी, लेकिन एक्वेटिक बर्ड में मिल रही है। दैट मींस क्या हुआ कि उन्होंने फिर से एक्वायर करा ये कैरेक्टर। तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई? उन्होंने बताया फ्लाइटलेस बर्ड्स, कि यार अगर चिड़ियां सब उड़ी रही थी तो फिर ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग क्यों नहीं उड़ रहा है भाई? अपना उन्होंने प्रूफ दिया था, लेकिन उन्होंने वो प्रूफ सिर्फ कुछ ही चीजों के ऊपर था। ऐसे ही इन्होंने भी जो बात करी है नेचुरल सिलेक्शन की, ये कुछ ही चीजों तक है लिमिटेड। जिराफ वाली बात पे ये थोड़ा सा सही बोल गए, वहां जिराफ वो गलत बोल रहे थे, ये थोड़ा सही बोल गए कि पहले सभी थे, लेकिन जब सूखा पड़ा तो नीचे गर्दन वाले जो थे
वो ऊपर वाली चीजों को खा नहीं पाए और पेड़ों में पत्तियां ऊपर ऊपर थी, तो लंबी गर्दन वाले तो मिलता रहा, इन छोटी गर्दन वालों को नहीं मिला। समझ में आई बात या नहीं? अब यहां एक और चीज आई, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो सर्वाइव। हमने आपको बताया था कि मच्छरों को मारने के लिए एक दवा छिड़कते थे, डीडीटी। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। मच्छरों को मारने के लिए इंसेक्ट या पेस्टिसाइड्स की तरह हम डीडीटी का यूज करते थे, जिसमें मच्छर मर जाते थे, उसके ऊपर अगर पड़ जाती थी। तो कुछ मॉस्किटो सरवाइव कर गए। क्यों? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, पहले से ही होते हैं। तो जब जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं तो कुछ मॉस्किटो डीडीटी से सरवाइव कर सकते थे, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी थी, जैसे कि वो ज्यादा इम्यून थे। और जो नहीं सरवाइव कर सकते थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो जैसे जैसे डीडीटी हम ज्यादा यूज करते गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ वही वाले जिंदा रहे जिनको इम्यूनिटी थी डीडीटी से। तो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो ही सरवाइव कर पाए, और डीडीटी जो रेजिस्टेंट नहीं थे वो एलिमिनेट हो गए नेचर से। तो हमारे मॉस्किटो सारे कैसे आ गए? डीडीटी रेजिस्टेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गुड नाइट होती है या ऑल आउट होती है जो हम लोग लगाते हैं, वो शुरू में तो काम कर रही होती है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, 1 साल 2 साल बाद, उस गुड नाइट से काम नहीं चलता है, तो वो उसका नया वेरिएशन लेके आते हैं। ठीक है, वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि अब ये नए रूप में आ गई। तो वो लगातार दवाओं को भी बदल रहे होते हैं ताकि मच्छर आपके भागते रहें। क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, तो सिर्फ वो वाले मच्छर बच जाएंगे। तो अब तुम लगाओ कितनी मॉर्टिन लगाओगे, वो तो अडेप्ट कर चुके, वो तो बच जाएंगे। तो हमने दवा भी इधर बदल दी, साथ साथ में हम दवा भी बदलते चल रहे होते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो की बात हो गई। तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू वेलिस चार्ट द मेन पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वर एज फॉलोज। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के जो मेन पॉइंट थे वो इनके ऊपर आधारित थे। ओवर प्रोडक्शन, हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर प्रोडक्शन, हद से ज्यादा रिप्रोडक्शन करने की पूरी कैपेबिलिटी होती है, इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि वो खूब रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है? दूसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर आपने ज्यादा रिप्रोडक्शन कर लिया, ज्यादा बच्चे आ गए, तो अब आप स्ट्रगल करोगे अपने ही एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, हेरिडिटी यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना कैरेक्टर्स का, और वो कैरेक्टर्स वेरिएशन की फॉर्म में आना, यानी उसके कुछ अलग अलग वेरिएशंस भी आते। और फिर आता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसमें सर्वाइव सिर्फ वो करेगा जो वेरिएशन उस एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए फ्रूटफुल होंगे, सिर्फ वही वाले सर्वाइव करेंगे, जो फ्रूटफुल नहीं होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ? वही एनवायरनमेंट उस फिटेस्ट को सेलेक्ट कर ले रहा है, और इस तरह से हमारी नई स्पीशीज की ओरिजिन हो जाती है। तो इस पूरी थ्योरी को इन्होंने कह दिया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नहीं समझे बात? कोई दिक्कत डार्विन की थ्योरी में? ठीक ही all successful organisms have high biotic potential or reproductive rate. The organisms produced in large number of offspring can possibly survive. है mechanism of evolution इन्होंने बात करी, और उस mechanism of evolution में ही हम लोग theories चल रही है। पहली theory हमने कौन सी बता दी? लैमार्क की। दूसरी theory हमने बता दी डार्विन की। डार्विन साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज कही, बहुत बढ़िया बात कही, जिस वजह से डार्विन की थ्योरी को बेकार कर दिया गया। भाई आप डार्विन कह रहे हैं कि वेरिएशन होते हैं, पुरानी स्पीशीज से कुछ वेरिएशन हुए तो नई स्पीशीज बनी, और वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होते चले गए तो बिल्कुल एक नई स्पीशीज बन जाएगी। जैसे मान लीजिए एक लड़का था, ठीक, अभी उसका कलर नॉर्मल इंसानों वाला है। एक जनरेशन बाद उस लड़के का जो कलर आ गया वो हरा हो गया। समझते रहिएगा, उसके 2 बच्चे हुए, एक का कलर हरा आ गया और दूसरा नॉर्मल बच्चे के जैसा ही रहा, यानी उसी के अपने पापा जैसा। फिर इस हरे वाले के भी बच्चे हुए, हरा और इधर भी हरा, लेकिन इस हरे रंग के साथ में एक कान में एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ कि हल्के से बाल ज्यादा आने लगे। हाइपरट्राइकोसिस की कंडीशन इसमें नहीं आई। फिर क्या हुआ? फिर यहां इसके 2 बच्चे हुए, जिसका रंग हरा, कान में ज्यादा बाल आना, और इसकी जो टांगे थी वो ज्यादा लंबी थी, इसकी टांगे नॉर्मल की तरह थी। ठीक, फिर उसने और बच्चे हुए इसके, तो अब इसका हरा रंग है, लंबी टांगे हैं, कान पे बाल हैं, लेकिन क्या हुआ? अब इसके
मेमोरी ग्लैंड 4 निकलने लगी। वेरिएशन है, और दूसरा बच्चा इसका जो हुआ वो नॉर्मल हुआ। वेरिएशन है। इस तरह से वेरिएशन होते होते इसके अंदर कई कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और नए कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट इकट्ठा होते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये भाई साहब यहां खड़े होंगे और इन भाई साहब को या इन भाई साहब से कैरेक्टर्स मिलाए जाएंगे, तो पता लगेगा ये तो टोटली डिफरेंट है इनसे। तो क्या हुआ, एक्यूमुलेट होते चले गए कैरेक्टर्स, और क्या हुआ, एक नई स्पीशी बन गई। पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशी का बन जाना ही स्पीसिएशन कहलाता है। ठीक, समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत? यही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता चला जा रहा है। और वेरिएशन की बात आ गई, यानी दो थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा आप मिला जुला मान सकते हो। डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी में थोड़ी थोड़ी बातें तो सेम ही नहीं, लेकिन एक डार्विन बहुत बड़ी गलती कर गए। क्या कर गए, जब उनसे पूछा गया कि साहब आप जो ये कह रहे हो कि जो पुराने वाले नए वाले आएंगे वो डिपेंड करेंगे पुराने वाले कैरेक्टर्स के ऊपर, बात बिल्कुल सही, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पुराने वालों में बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, लेकिन नए वाले में अचानक से कुछ नए कैरेक्टर आ गए। पुराने वालों में नहीं मिल रहे थे, लेकिन नए वालों में अचानक से कुछ नए कैरेक्टर आ गए। जैसे मान लीजिए पूंछ का मिलना, टेल बोन हम लोगों में नहीं मिलती, लेकिन क्या हुआ, डार्विन के लिए कुछ साइंटिस्ट ले आए एक नई चीज, कहने लगे देखो हमने कई जनरेशन ट्रैक करी और हमारे अंदर तो टेल बोन नहीं मिली, लेकिन एक बच्चा ऐसा आ गया जिसके अंदर बड़ी टेल बोन मिल रही थी। अब बड़ी टेल बोन मिल रही है, वो कह रहा है ये कैसे हुआ। ठीक, तो जो ये चीजें आई, उन्होंने कह दिया, डार्विन ने इसको कह दिया, कहने लगे साहब ये जो है नेचर का स्पोर्ट है, नेचर भी कभी कभी खेल लेती है। बस यही वो चूक गए कि जो नए कैरेक्टर अचानक से आ जा रहे हैं, उन कैरेक्टर के बारे में ये कुछ भी बता नहीं पाए थे, जो अचानक से आने वाले नए कैरेक्टर थे। पुराने वालों को तो बता चुके हैं भाई साहब, पीछे वालों को देख लो, प्रेडिक्ट कर लोगे आगे वाले कैसे होंगे, नई स्पीशीज कैसी होंगी, लेकिन जो अचानक से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर आ गए उनके बारे में कैसे हो पाए। ग्रीन कलर आ गया एकदम। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे 4 मेमोरी ग्लैंड आ गई भाई, इन जनरल 2 थी मेमोरी ग्लैंड में ही कोई चेंज आता रहता है ह्यूमंस का, लेकिन कह रहे सुबह 2 और आई आ गई, यानी बिल्कुल टोटली डिफरेंट आ गया। उसे क्या कहते हैं, आगे चल के पता चला, एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज, उन्होंने अपनी थियरी दी और उन्होंने आइनीथोरा लेमार्कियाना जो इवनिंग प्राइम रोज है उसके ऊपर स्टडी करी ह्यूगो डी व्रीज ने, और प्रपोज करी म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने कहा एवोल्यूशन फॉर डार्विन। डार्विन क्या कह रहे हैं, एवोल्यूशन फॉर डार्विन ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है। आपको बताया ना, पहले एक कैरेक्टर आया, फिर दूसरा कैरेक्टर आया, फिर तीसरा कैरेक्टर आया, डार्विन ये कह रहे हैं। While De Vries believed mutation caused speciation, म्यूटेशन अचानक से कोई नया कैरेक्टर ले आता है और उसे क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन सॉल्टेशन कहते हैं। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, सॉल्टेशन क्या होता है, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है, किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। समझ में आई बात या नहीं? ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी किसके ऊपर थी, उन्होंने अपना स्टडी करी है इवनिंग प्राइम रोज आइनोथोरा लेमार्कियाना के ऊपर। ठीक है, ये था क्या, हाँ ये इवनिंग प्राइम रोज था क्या? प्लांट, 2 प्लांट थे, एक ही प्लांट है उसी का बॉटनिकल नेम। ठीक है, he believed that it is mutation which causes evolution, not the minor variations। जो आप कह रहे हैं माइनर वेरिएशन छोटे छोटे हैं, डार्विन ने कहे वो नहीं है म्यूटेशन जो बना रहे हैं। म्यूटेशन है क्या, वो स्पेसिएशन क्या है, नई वेरिएशन बनाने के लिए म्यूटेशन है वो वजह, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक भाई साहब, खाली म्यूटेशन भी नहीं होता है, खाली नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो अब क्या हुआ, दोनों थ्योरीज को अब फाइनली मर्ज किया जाएगा, और दोनों थ्योरीज को फाइनली मर्ज करके क्या बना दिया जाएगा, सिंथेटिक थ्योरी। उसका बायोलॉजिकल नेम बता दिया। इवनिंग प्राइम रोज का बॉटनिकल नेम ये है। हाँ, एक मिनट देखिए जरा, म्यूटेशन थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स और फीचर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ
New species originate as a result of large discontinuous variations that appear suddenly. तो म्यूटेशन क्या है? लार्ज है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं जो सडनली अपीयर होते हैं। और मेन फीचर क्या है इसके? देखिए, म्यूटेशंस अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन। या नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन में ये टाइम टू टाइम म्यूटेशंस आपको मिलते रहेंगे। म्यूटेशंस आर हेरिटेबल, यानी म्यूटेशंस क्या होते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं एंड एस्टेब्लिश न्यू फॉर्म्स और स्पीशीज, और इसी से ही नई फॉर्म और स्पीशीज बनेगी। म्यूटेशंस आर लार्ज एंड सडन एंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस ऑफ डार्विन व्हिच आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। वो कह रहा है कि ये लार्ज होते हैं, सडन होते हैं, और डार्विन ने जैसी की बात कही थी कि स्मॉल और डायरेक्शनल होते हैं, उससे थोड़े से अलग होते हैं, फ्लक्चुएट कर जाते हैं। म्यूटेशंस में अगर इन एनी डायरेक्शन, म्यूटेशन हर डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं म्यूटेशन। जबकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, अच्छा ही अच्छा, उस नेचर के अकॉर्डिंग अच्छा ही रहता है, जबकि म्यूटेशन उस नेचर के अगेंस्ट में भी हो सकता है। तो ये म्यूटेशन थ्योरी थी, ठीक है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट असल में क्या कहता है कि डार्विन ने कुछ बातें गलत कह दी, ऐसे ही हर चीज म्यूटेशन नहीं होती है, ये भी बात गलत है, तो क्या दोनों को मिला दिया गया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ही हमने क्या कह दिया? सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसको दूसरे नाम से नियो डार्विनिज्म के नाम से भी जानते हैं। नियो डार्विनिज्म मतलब डार्विन की थ्योरी किसके साथ में मिला दी गई है? म्यूटेशन की थ्योरी के साथ में मिला दी गई है। अकॉर्डिंग टू इट ओनली जेनेटिक वेरिएशन दैट इज म्यूटेशन आर इनहेरिटेड एंड नॉट ऑल वेरिएशंस एज हेल्ड बाय डार्विन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन ही इनहेरिटेड होंगे, सारे वेरिएशन नहीं, जैसा कि डार्विन ने कहा। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ डार्विन एंड ह्यूगो डी व्रीज थियरीज। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बातें हमारी हो गई, सारी थियरीज हो गई हमारी एक साथ। कौन कौन सी थियरी हो गई? हमारी लैमार्किज्म हो गई, हमारी डार्विनिज्म हो गई, ठीक है, और ह्यूगो डी व्रीज की हो गई, और सिंथेटिक थ्योरी हो गई। ये सारी थ्योरीज हम लोगों ने कर ली हैं। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो हम यहाँ पे एक मिनट के लिए इसे छोड़ दे रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट्स जल्दी जल्दी लेते रहिए। यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट सारे ले डालिएगा और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे यही के यही। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, कौन मारेगा? ठीक है, चल। तो थियरी सारी ये हमने वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग जो अगली चीज पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन की, वो और देख लेते हैं, इसी में ही कंप्लीट कर लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बात यही कर लेते हैं, फिर इसकी हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। पहले नेचुरल सिलेक्शन देख लीजिए। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, अभी हमने जो बात करी डार्विन की, क्योंकि इसी थ्योरी में बात करी डार्विन की, तो इसी को यहीं पे ही पकड़ लेते हैं। हेरिटेबल वेरिएशंस दैट इनेबल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, हमने आपको बता भी दिया, डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कंडीशन होती है, विल लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी, और इससे क्या होता है? बहुत ढेर सारे नंबर की प्रोजेनी यानी बच्चे बनते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग 3 इफेक्ट्स, किसी भी नेचुरल सिलेक्शन के 3 इफेक्ट्स हो सकते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन से हमें मिलता है या तो स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, या डायरेक्शनल सिलेक्शन, या डिसरप्टिव सिलेक्शन। पहला हो गया स्टेबलाइजिंग, दूसरा कौन सा हो गया? डायरेक्शनल, और तीसरा क्या हो गया? डिसरप्टिव या डिसरप्शन, ठीक। तो ये 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन है, और इनके विद एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, अभी हमने आपको बताया कि नेचर जो है वो खेल खेल रही, और नेचर की वजह से ही अलग अलग कैरेक्टर्स सेलेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये नेचुरल सिलेक्शन में मेनली हम मान सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, मेनली हम मान सकते हैं कि कोई भी स्पीशीज जो किसी पॉपुलेशन को बना रही है, इस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में मिल रहे हैं, वो एक्सट्रीम्स में मिलेंगे, यहाँ और यहाँ। जो बीच वाले कैरेक्टर हैं सबसे ज्यादा वही पॉपुलेशन होती है। जैसे हम लोगों में अगर कहा जाए ह्यूमंस में, तो लंबाई 8 फुट या उससे ज्यादा बहुत कम लोगों की होती है, ऐसे ही 2 फुट या उससे कम बहुत कम लोगों की होती है। एवरेज हाइट जो है वो 4 साढ़े 4 से लेके
और 6 तक 6.5 तक जा रही है हम लोगों की जो हाइट है। तो हम लोग बीच वाले एरिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं पॉपुलेशन, और जो बिल्कुल नीचे वाली है वो और जिस मैक्सिमम लिमिट वाली है वो बहुत कम मिलती है। नॉर्मली यही कंडीशन हर चीज़ में देखी जाती है। ठीक है, जैसे बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों का जो वेट होता है, जो पैदा होते हैं, वो 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम के नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब 1 किलो का हो जाएगा, ठीक है, 1.5 किलो का हो जाएगा, ऐसे ही पाउंड्स में नापा जाता है। तो 3 से लेके 7 पाउंड तक एवरेज रहता है। उससे ऊपर और उससे नीचे बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं इतने कम वजन के। तो बीच वाला ज्यादा हो गया और एक्सट्रीम वाले कम कम हो गए। ये नेचुरली हमें मिलता है। लेकिन अगर नेचर के कुछ सिलेक्शन है, हो सकता है कि नेचर यानी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ऐसा बन गया हो जिसकी वजह से सिर्फ बीच वाले ही सरवाइव कर रहे हो, एक्सट्रीम वाले और सर्वाइवल इनका कम हो जाए। तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखोगे तो एक्सट्रीम वाले बहुत कम हो जाएंगे और बीच वाले सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो इनका शेप कैसा हो गया, बेल शेप। आपको देख सकते हैं पहले क्या था, पहले ये ऐसा था, फिर क्या हुआ, एक्सट्रीम वाले कम होते चले गए और अब ये शेप कैसा आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, अगर एनसीईआरटी अगर देखी जाए तो एनसीईआरटी में इसको हमने 2-3 तरीके से दिखाया है यहाँ पे कि देखिए ये जो था ये नेचुरल सिलेक्शन हमने नॉर्मल था, ये ऊपर की तरफ देखिए यहाँ दिखाया हुआ देखिए और एक्सट्रीम हो गया, बेल शेप हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैसा है, इसे कहते हैं डायरेक्शनल, एक स्टेबलाइजिंग। इसे क्या कहती है हमने, स्टेबलाइजिंग। इसमें क्या हुआ, इसकी पूरी डेफिनेशन और सारी चीजें आपको यहाँ प्रॉपर दी हुई हैं, इसको देख लीजिए क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको देख लीजिए। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, सो पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। जो पीक थे गेट्स हायर एंड नैरोअर। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन वेरियस एवरेज सिलेक्शन favors average sized individuals while eliminates large small sized individuals। तो एवरेज साइज के इंडिविजुअल को ये जो है फेवर कर रहा है और जो लार्ज साइज है या दूसरे तरीके की स्मॉल साइज है उसको क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। इट रिड्यूसेस वेरिएशन एंड हेंस डज नॉट प्रमोट एवोल्यूशनरी चेंज। यानी कि क्या कर रहा है, ये वेरिएशन को प्रमोट कर रहा है और क्या हो रहा है, इसमें एवोल्यूशन को ये प्रमोट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजिंग होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। However, it maintains the mean value of generation to from generation to generation। मीन वैल्यू को मेंटेन कर रहा है, देखिए बीच वाले को मेंटेन कर रहा है एक जनरेशन से आगे जनरेशन। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफिकल कर्व है तो ये कैसा होगा, किस शेप का होगा, इसका कर्व कैसा होगा बेटा, बेल शेप होगा। It occurs in all population and tends to eliminate extremes from the population। ये क्या होगा, हर पॉपुलेशन में होगा और ये क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है एक्सट्रीम्स को। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं। देयर इज एन ऑप्टिमम विंग लेंथ। अब देखिए इसके एग्जांपल, देयर इज एन ऑप्टिमम विंग लेंथ ऑफ हॉक ऑफ पर्टिकुलर साइज विद अ सर्टेन मोड ऑफ लाइफ इन अ गिवन एनवायरनमेंट। Stabilizing selection operates through differences in breeding potential while eliminates those hawk with wings spans larger or smaller than the optimal length। यानी कि जो हॉक थे, चीलें थी, उनके जो एवरेज साइज के विंग थे वो ज्यादा फेवर उनको मिला, वो उस एनवायरनमेंट में ज्यादा सर्वाइव कर पाए, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाए। जबकि एक्सट्रीम वाले जो थे, जो छोटे विंग्स वाले और बड़े विंग्स वाले थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए उस एनवायरनमेंट में। तो ये किस तरीके का हो गया, एक्सट्रीम्स वाले हट गए और मीन वाले बढ़ गए। इसे क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ऐसे ही इन ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिविजुअल हैव रेंज ऑफ हाइट्स, हाइट का रेंज है। ऐसे ही ह्यूमन बेबीज रेंज फ्रॉम 2 पाउंड टू 10 पाउंड, लेकिन एवरेज क्या रहता है, बिटवीन 7 and 8 पाउंड ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से हाँ पाउंड की बात कर रहे हैं, केजी की बात नहीं कर रहे, बराबर होता है। लगभग 400 ग्राम के करीब 1 पाउंड हो रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पाउंड्स में। कंपैरिजन ऑफ लैटिमेरिया। लैटिमेरिया एक फिश है which is a living fossil and their fossils have shown that this fish has changed very little, thus exhibiting stabilizing। तो लैटिमेरिया एक फिश है, बिल्कुल ऐसी है जो कैसी है, लिविंग फॉसिल। लिविंग का मतलब क्या हुआ, जिंदा है, और फॉसिल है यानी कि बिल्कुल
खत्म हो चुकी हैं, इसकी वैरायटीज अब बहुत ज्यादा नहीं रह गई हैं। और ये आपको अगर देखने को मिले तो जैसी पहली थी, इसके जैसे पहले फॉर्म थी बिल्कुल वैसी ही फॉर्म आज भी मेंटेन है, यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इसका हुआ है। अब अगला सिलेक्शन कौन सा आता है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। हमने आपको बताया अभी कि अगर आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हो तो एवोल्यूशन में हमने आपको बताया कि नॉर्मली ये रहता है हमारा कर्व, नेचुरली ये कर्व रहता है, लेकिन क्या हो कि अगर बीच वाले सर्वाइव ज्यादा कर जाएंगे तो ये कर्व कैसा हो गया? अभी हमने आपको बताया ये पीक पे ऐसे आ जाएगा, ये बेल शेप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए, एनवायरनमेंट इस तरीके से चेंज हो कि किसी एक ही डायरेक्शन की चीजें यानी एक ही एक्सट्रीम वाली चीजें ज्यादा सर्वाइव कर जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये एक तरफ को कर्व थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इस तरफ को झुक जाएगा। तो क्या हो गया? अगर इस तरफ वाले में ज्यादा फेवर कर रहा है तो इस तरफ झुकेगा, अगर इस तरफ वाला ज्यादा फेवर कर रहा है इस तरफ, यानी मीन वैल्यू अब नहीं बढ़ेगी, अब एक्सट्रीम वाली वैल्यूज बढ़ेंगी। तो कर्व कुछ इस शेप का आ जाएगा। तो अब इसे क्या कहते हैं? हम इसे कह देते हैं हम डायरेक्शनल, यानी किसी एक डायरेक्शन में अब ये कर्व शिफ्ट होगा। जैसे डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, आपने कहा कि मॉस्किटोज जो थे वो बहुत ढेर सारे थे, ठीक है? तो मच्छर अलग अलग तरीके के थे, बहुत सारे थे, लेकिन उसमें कुछ मच्छर ऐसे थे जो डीडीटी रेजिस्टेंट थे और बाकी मच्छर डीडीटी रेजिस्टेंट नहीं थे। तो जब डीडीटी छिड़की गई तो कौन से वाले सरवाइव करेंगे? जो डीडीटी रेजिस्टेंट होंगे, और वो वाले जो डीडीटी रेजिस्टेंट नहीं है वो वहां से मर जाएंगे। तो क्या हुआ? उनकी तादाद कम हो गई और डीडीटी रेजिस्टेंट वालों की बढ़ गई। तो एक एक्सट्रीम बढ़ गया। समझ में आई बात या नहीं? तो इस तरह से ये हमारा कहलाता है डायरेक्शनल। A large number of individuals acquire value of other than mean character, यानी बीच वाले के अलावा या तो ये वाले या ये वाले उस वैल्यू को आगे ले जाएंगे वैल्यू। सो पीक शिफ्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। जो पीक है ये किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है इस डायरेक्शन में, आपको आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये आ गया। इसका एग्जाम्पल पे आ जाइए यहाँ। अगर आप बात करें द मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, तो इसमें क्या हो रहा है? एग्जांपल में पहला डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, अभी हमने आपको बताया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी कि आपको बताया हमने जो मॉथ होते थे वो दो कलर के होते थे। अगर पॉल्यूशन नहीं था तो बताइए कौन से कलर वाले मॉथ ज्यादा थे? व्हाइट वाले ज्यादा थे। अगर पॉल्यूशन था तो कौन से वाले हो गए? ब्लैक वाले हो गए, क्योंकि जो आपके पेड़ थे, पेड़ों के ऊपर लाइकेन्स रहते थे जब पॉल्यूशन नहीं था, तो व्हाइट वाले नहीं दिखते थे, डार्क कलर वाले दिखते थे। लेकिन जैसा ही पॉल्यूशन आया 1850 के बाद 1920 तक, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया है वो किसकी वजह से हुआ है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी जो मेलानिन पिगमेंट वाले मॉथ थे यानी डार्क कलर वाले मॉथ थे वो ज्यादा आ गए और लाइट कलर वाले मॉथ कम हो गए। क्यों? क्योंकि यहां से लाइकेन हट गया, अब डार्क कलर वाले विजिबल नहीं होंगे और लाइट कलर वाले विजिबल हो जाएंगे, इसलिए एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो ये भी कैसा हो गया? ऐसे ही एवोल्यूशन ऑफ इक्वस। आपको घोड़ों के बारे में कल हमने बताया था, घोड़ों का एवोल्यूशन, इयोहिप्पस, प्लियोहिप्पस, मेरिचिप्पस और इक्वस। उस पे हमने आपको बताया था कि घोड़ों के जो पैर होते हैं, पैरों की जो डिजिट्स थी, 5 डिजिट्स, वो किसी एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, सिर्फ एक ही डिजिट बची थी, तो वो भी एक डायरेक्शन में 2 और 4 बची थी। हाँ, तो अब क्या होता है? 4 क्या ऊपर की तरफ आपको यहाँ दिखाई दे क्या? 2 4 बची थी और वो 3 चली गई थी। देखिए ये घोड़े वाला यहाँ पे था, नीचे नीचे ये है 3 बची थी, 2 और 4 ऊपर। देखिए ये मीजोहिप्पस, मेरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस और मॉडर्न हॉर्स इक्वस। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसकी जो फिंगर्स हैं ये अलग अलग हैं, 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ 2 3 4 5 ऊपर चली गई, और फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ देखेंगे आप तो सिर्फ 3 बच रही है, और 4 और 5 2 सब पीछे की तरफ चलती चली जाए। तो किसी एक ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है, तो क्या हो गया? ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कहां थे हम लोग? वापस आ जाएं। अब आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर? डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर।
अब हमारा क्या आ गया, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचुरल सिलेक्शन अब कैसा है, डिसरप्टिव है, यानी कोई बीच वाला पार्ट। यानी कि अब हमने कहा नॉर्मली हमारा ऐसा था, लेकिन क्या हो रहा है, अब बीच वाली पॉपुलेशन ही सरवाइव नहीं कर पा रही है, एक्सट्रीम वाले दोनों सरवाइव कर जा रहे हैं। जब एक्सट्रीम वाले दोनों सरवाइव कर जाएंगे तो क्या होगा, बीच वाली कम हो जाएंगी और एक्सट्रीम वाले दोनों बचे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, दो पीक्स मिलेंगे। देखिए दो पीक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं डिसरप्टिव। एक बीच वाले का क्या हो गया, डिसरप्शन हो गया, इसीलिए इसे डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर्स, यानी पेरिफेरल कैरेक्टर्स लास्ट वाले कैरेक्टर्स हो गए, एज बोथ द एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड हेंस टू पीक्स आर फॉर्म्ड। और इस तरह से कितने, दो पीक बन गए, ठीक। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स बोथ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज इंडिविजुअल्स। और इसमें जो है वो एक एग्जांपल आएगा। This kind of selection is opposite to the stabilization selection at a rate। देखिए स्टेबलाइजिंग के बिल्कुल अपोजिट है। स्टेबलाइजिंग में क्या हो रहा है, बीच वाला पीक बढ़ रहा है, और डिसरप्टिव में क्या हो रहा है, बीच वाला पीक अंदर चला जा रहा है, घट रहा है। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है ब्लैक बेल्ट सीड क्रैकर। एक वो है आपकी फिंच, ब्लैक बिल्ड यानी कि काले रंग की चोंच वाली सीड क्रैकर चिड़िया, ठीक है। इसका नाम ये है। सो ब्लैक बेलीड है वो। हाँ हाँ वही बेली जो भी है वो फिंच है। वो क्या कर रही है, ये रिवील कर रही है डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल बिल्स वाली, यानी कि जिनके अंदर जो है वो चोंच छोटी है वो, और जिनकी चोंच बड़ी है वो फीड करती हैं सीड्स को, लेकिन जिनकी एवरेज वाली है वो नहीं हेल्प कर पा रही है उनको फीड करने में। तो एक्सट्रीम साइज वाले तो सरवाइव कर जाएंगे, यानी कि छोटी चोंच वाले और बड़ी चोंच वाले तो सरवाइव कर जाएंगी चिड़िया, लेकिन जो बीच वाली एवरेज साइज वाली है वो सरवाइव नहीं कर पाई, जिस वजह से बीच वाली खत्म हो गई, एक्सट्रीम वाली ज्यादा हो गई। खत्म का मतलब पूरी तरह से नहीं खत्म हुई, कम हो गई, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल सिलेक्शन के यहां दिए हुए, जिसमें हमने आपको पहला बता दिया इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आपको बताया हमने पेपर्ड मॉथ का, कि डार्क कलर और लाइट कलर मॉथ जो होते हैं। दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। ऐसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। देखिए इसी का आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है एनसीईआरटी का, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन है। उसमें पूछा उन्होंने कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का क्या है। उन्होंने क्या करा है, एक एक्सपेरिमेंट किया एक साइंटिस्ट ने, उसमें बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया की 3 कॉलोनी बनाई। एक ही सेम बैक्टीरिया था, उसकी 3 कॉलोनी बनाई। एक में वही बैक्टीरिया के सारे, दूसरे में भी वही बैक्टीरिया के सारे, और तीसरे में भी वही बैक्टीरिया के सारे। अब इस पे तीनों पे अलग अलग एंटीबायोटिक डाली, तो देखा कि एक कॉलोनी में उस एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं हो रहा, बाकी कॉलोनी में एंटीबायोटिक का असर हो रहा है। यानी कि यहाँ बैक्टीरिया मर रहे हैं, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन हो गया होगा, कुछ वेरिएशन आ गए होंगे, जिससे उसके अंदर उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ गया। तो वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल्सो टू डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो आप पढ़ खुद लीजिएगा, हमने समझा दिया, पढ़ खुद लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए भी हम आपको एक ये बता चुके हैं कि अफ्रीका में जो मलेरिया बहुत ज्यादा होता था, लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाली जो आपकी आरबीसीज होती हैं उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो मलेरिया का पैरासाइट उन आरबीसीज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जब आरबीसीज में सर्वाइव नहीं कर पाया उन सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों में, तो सिकल सेल एनीमिया वाले लोग ज्यादा सर्वाइव करें। तो क्या हो रहा है, नेचर ने सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिकल सेल एनीमिया के ऊपर था, पढ़ सब लीजिए। ऐसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी की भी बात है, वो आप यहाँ पे आप खुद पढ़ोगे। अब एक चीज हमने आपके खुद के लिए छोड़ दी। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, जिसका आंसर यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है, आपके टेस्ट में भी एक बार आ चुका है। एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन। इसका आंसर यहाँ हमने पूरा दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अभी यही सारी बातें कथा हमने पूरी बताई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया वाली। हाँ, तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी हो गया, और इस तरह से आपके नेचुरल सिलेक्शन हो गया पूरा, यानी कि थियरीज हो गई और नेचुरल सिलेक्शन हो गया पूरा। अब हम लोग आते हैं
हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चल।